नमस्कार साथियों, एक्सप्लोर विद क्यूरियोसिटी में आपका दिल खोलकर स्वागत है। आज जो हम लोग बात करने वाले जिस टॉपिक के ऊपर वो है इंडिया का फॉरेन पॉलिसी। तो ये इंडिया का फॉरेन पॉलिसी जो है उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। आप लोगों को बहुत अच्छा जानकारी मिलने वाला है कि इंडिया का फॉरेन पॉलिसी क्या है, इंडिया दूसरे देशों के साथ कैसे अपना बिहेव, अपना जो मैटर है उसको कैसे रखता है और इंडिया पूरा विश्व के लिए, पूरा दूसरे देशों के लिए क्यों मैटर करता है, इस बात के ऊपर भी हम लोग बहुत अच्छे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो जो है इंडिया के ऊपर डेडिकेटेड होने वाला, इसका फॉरेन पॉलिसी हम लोग बात करने वाले हैं। अब पूरा दुनिया के लिए इंडिया क्यों इम्पोर्टेंट है इसके ऊपर हम लोग पूरा ध्यान देने वाले हैं कि इस पूरा वीडियो में ये पूरा आपका टॉपिक कवर होने वाला है। ठीक है, कि जब आप देखिए इंडिया की बात करते हैं तो आपको पुराना समय याद आता होगा ना। इंडिया विश्व गुरु था, यहाँ बहुत बड़े बड़े राजा हुए, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट, अकबर, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, एपीजे अब्दुल कलाम। लेगेसी बहुत अच्छा है अपना। ठीक है, तो वो लेगेसी को हम लोग कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाए इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। क्या क्या गड़बड़ी हुआ ये समझेंगे। अब पहले इंडिया का फॉरेन पॉलिसी क्या था उसके ऊपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे, और आज के समय हम लोग का फॉरेन पॉलिसी इतना अग्रेसिव क्यों है, क्यों इसके ऊपर बात करना जरूरी है, इसके ऊपर भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, तो पूरा अच्छा से शिद्दत के साथ सुनने का काम कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। एक बात ध्यान से सुनिएगा कि किसी भी देश का फॉरेन पॉलिसी जो है वो एक दिन में नहीं बन जाता है कि आप आज सोच के उठे कि हाँ हाँ ये करना है, फॉरेन पॉलिसी बनिया नहीं। ये एक लेगेसी होता है ना, लंबे समय तक 40-50 वर्ष तक आप जब उसको एक तरह से मेहनत करते हैं तो उसके ऊपर क्या बनता है, फिर फॉरेन पॉलिसी आपका तैयार होता है कि हाँ इस देश का ये स्टैंड है, ये देश जो है इस ढंग से काम करता है, ये है इंडिया, इसका ये स्टैंड होने वाला है। तब लोग आपका अंदाजा लगाते हैं कि सही का साथ देगा, गलत का साथ देगा, डेमोक्रेटिक का साथ देगा, क्या होने वाला है, तब लोग अंदाजा लगाते हैं। एक दिन आप आज देश बने, आजाद हुए तुरंत और ये काम नहीं कर सकते। ठीक, देखिए इंडिया से पूरा दुनिया को एक्सेप्टेंस होता था कि दूसरे देश जो थे जैसे कि अमेरिका हो गया, वो इंडिया को हमेशा बैलेंस करने के मकसद से यूज करता था। ठीक है, तो अमेरिका दुनिया में पता है आपको, अमेरिका का बोलबाला चलता है। ये जो यूरोप के कंट्री है, ब्रिटेन हो गए, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इन लोगों का बोलबाला चलता था। आपको पता है इंडियन ओशियन में भी उनका क्या है, द्वीप पर कब्जा है फ्रांस का। ठीक, ब्रिटेन का कब्जा है, तो इंडिया को चारों तरफ से घेर के रखा है और चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए ही इंडिया का यूज करते थे। लेकिन शुरू-शुरू में इंडिया तो गरीब था, क्योंकि आज़ाद हुआ था 1947 में, 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिला, तो फटाक से डेवलप करना ज मुश्किल है। भारत क्या है, तो अलग-अलग समुदाय, अलग-अलग कास्टों, अलग-अलग धर्म से जुड़ा हुआ, सब मिल के यहाँ बहुत आराम से रहते हैं। तो आसान नहीं होता है एक देश को चला पाना, कि उतना ईज़िली आपका चल जाए। बाकी अमेरिका जैसे जो कंट्री होता है, वहाँ एक रिलीजियस के लोग रहते हैं, वहाँ पे जनसंख्या का कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वहाँ अंधाधुंध लोग हैं, वहाँ क्रिएटिविटी, सोच बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको जो आज रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो खर्चा होते हैं, उनके लिए उसको डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है। यहाँ पॉपुलेशन इतना भयानक गरीबी है भारत में, तो उसके लिए डिपेंडेंट हो जाते हैं कि ये लोग सरकारी नौकरी करना पड़ता है, या छोटे-मोटे काम करने पड़ते हैं, तो डेवलपमेंट नहीं हो पाता उतना जल्दी। ये लोग जो स्टार्टअप होते हैं या फिर इनोवेशन होते हैं, उसके वो और नहीं जा पाते हैं। वहाँ ज़मीन का कोई कमी नहीं है, उनको रोज़मर्रा का ज़िंदगी सोचना नहीं है, मतलब आजीविका चलाने में उनको टेंशन नहीं होता है, इसलिए वो लोग डेवलप कर जाते हैं। R&D, रिसर्च और डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा वो लोग वर्क कर पाते हैं। देखिए, एक टाइम के बाद क्या होता है ना, आप जैसे कि बच्चा होता है छोटा, तो क्या होता है, डॉल दे दीजिए, गुड़िया दे दीजिए, सियार-हुलार वाला जो फोटो वाला नहीं आता गुड़िया, क्या-क्या उसका नाम बोलता है, दुका-दुका कुछ-कुछ नाम होता है, वो सब दे दिए, पूरा खुश हो जाएगा बच्चा। थोड़ा-सा बड़ा होगा, फिर बैट बॉल चाहिए, फिर थोड़ा बड़ा होगा तो उसको चाहिए सहेली, ना सहेली के साथ घूमना, सहेली को सहेला चाहिए, वो चक्कर चलता है। फिर थोड़ा-सा बड़ा होगा, निब्बा-निब्बी का खेल खत्म हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, वो पैसा कमाने का समय, करियर बनाने का। करियर बनाने का समय का फिर आएगा घूमने का, ना इतना पैसा कमा लिए क्या करेंगे, अब हम टूरिस्ट का। इसके बाद क्या करना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो वही हो जाता है अमेरिका में कि इनोवेशन वहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए वो लोग डेवलप कर चुका है। बहुत सारा आप देखेंगे, ट्विटर हो गया, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेज़न है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम, जितना बड़े-बड़े कंपनी आप देखते हो सॉफ्टवेयर का, सारा वहीं पे लगा हुआ है। इंडिया में आप देखिए नहीं लगा हुआ है। ठीक, तो इंडिया को जो है अमेरिका काउंटर बैलेंस के लिए यूज़ करता था, क्योंकि इंडिया उस टाइम डेवलप नहीं था। लेकिन इंडिया एक लेगेसी बना के चलता था कि अमेरिका से जिस तरह का रिलेशन रखना, वही रिलेशन क्या करना है, रसिया से रखना है। क्यों ऐसा? क्योंकि आपको पता है कि 1945, इसके बारे में हम पिछला वीडियो में बात किए थे ना, 1945 में क्या सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। सेकंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ, तो क्या हुआ कि कोल्ड वॉर शुरू हो गया। कोल्ड वॉर किसको बोलते हैं, कि अमेरिका और रसिया आपस में मार नहीं करते थे, किसी एक देश को टारगेट किए, वहाँ पे जाके सप्लाई करना चालू किए। ये अपना सप्लाई दे रहा है हथियार का, वो अपना सप्लाई दे रहा है हथियार का। दोनों देश अपना हथियार बेचने का काम करते थे और पैसा कमाते थे और उस देश को तबाह कर देते। एग्जाम्पल के लिए अफ़गानिस्तान ले सकते हैं, आप सीरिया ले सकते हैं, वियतनाम ले सकते हैं। ठीक, तो ये कांड वो लोग करते रहते थे। ठीक, और दूसरा काम क्या किया अमेरिका ने, जापान और साउथ कोरिया को अपना बस में करके रखा था। ये लोग बहुत डेवलप है, मतलब एशिया में डेवलप का बात करते हैं, जापान और साउथ कोरिया है।
जापान पे एटॉमिक बम गिरा के जापान का सारा सुरक्षा का भार ले लिया, और साउथ कोरिया का भी वही कहानी, नॉर्थ कोरिया डरा के उसको भी क्या कहते हैं अपने कब्जे में लेके रखा है। तो एशिया में डोमिनेंस इसका क्या हो रहा था, अमेरिका का बढ़ते जा रहा था। और जब 2 ग्रुप बन गया था, जो अमेरिका का ग्रुप आपको पिछला वीडियो में बताया नाटो बोलते हैं, और जो रसिया का ग्रुप उसको यूएसएसआर बोलते हैं। तो भारत से जब पूछा गया कि आप किस ग्रुप में बँटना चाहते हैं, किस ग्रुप में जाना चाहते हैं, अमेरिका की तरफ या रसिया की तरफ? ना भारत बोला हम किसी ग्रुप में नहीं जाते हैं, हम अपना नया बनाएंगे ग्रुप। जिस ग्रुप नहीं बनाएंगे मतलब कि नॉन अलाइंग मूवमेंट, हम किसी ग्रुप में नहीं मिलेंगे, हमको जिस देश के साथ ज्यादा फायदा होगा उस देश के साथ मिलेंगे। ठीक, तो इस रिलेशन के साथ भारत क्या हुआ, वर्ल्ड में जो रिलेशन होता है इंटरनेशनल रिलेशन में उतरा, और इसके साथ बहुत सारे देश है, ब्राजील हो गया और भी बहुत सारा, बेलग्रेड हो गया, ये सारा जो यूगोस्लाविया, ये सारा देश क्या हुआ भारत के सपोर्ट में आया कि हाँ ये बात आप सही बोल रहे हैं कि हाँ ये करना चाहिए। ठीक, तो यहीं से हो गया नॉन अलाइंग मूवमेंट का स्थापना होता है, जिसको आप दक्षिणी दुनिया, 2 दुनिया हो गया, अमेरिका वाला दुनिया एक हो गया, रसिया वाला दुनिया। और इस दुनिया के लोगों को दक्षिणी दुनिया कहा जाता है, जहाँ पे क्या होता है किसी के ग्रुप के साथ नहीं, गुटबाजी नहीं करते, अपना खुद का स्वतंत्र, जिस देश के साथ हमको अच्छा लगेगा वो काम करेंगे। ठीक, अब देखिए भारत जो काम क्या करता है, जैसे कि इजराइल फिलिस्तीन दोनों में भयंकर विवाद है ना, हम इजराइल का क्या करते हैं, साथ देते हैं, इजराइल का क्या करते हैं, साथ देते हैं, लेकिन ऑन पेपर कभी साथ नहीं देते हैं। हम क्या करते हैं, ऑन पेपर हमेशा फिलिस्तीन का साथ देते हैं। ये बात इजराइल को भी पता है कि भारत कभी ऑन पेपर मेरा साथ नहीं दे सकता। कारण क्या, यदि हम इजराइल का साथ देंगे, क्योंकि इजराइल जो जमीन हड़पा है वो बोलेंगे हाँ ये सही है, इजराइल जो जमीन हड़पा ये ठीक है, तो क्या होगा, पाकिस्तान वही तो पेपर लेके चल जाएगा वहां द हेग इंटरनेशनल कोर्ट में, बोलेगा देखिए जब भारत यहाँ बोल रहा है सही, तो मेरा भी हड़पा हुआ जमीन सही है, जब जो कश्मीर एरिया है वहां पे फिर डिस्प्यूट बढ़ जाएगा। इसलिए भारत कभी उसका ऑन पेपर साथ नहीं दे पाता है। ठीक, यही कहानी क्या हुआ आपको, जो अभी चल रहा था रसिया यूक्रेन वॉर, ठीक, इसमें भी वही कहानी, बीच में स्टैंड लिया था। तो ये जो बैलेंस मिला के चलना है, इसी को बोलते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन में आपका मजबूती दिखाता है। ठीक, अब जो G20 हुआ था उसमें इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बना, जिसको आप लोग इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर बोलते हैं, IMEC, IMEC जिसको आप बोलते हैं, ये भी बहुत बड़ा मतलब कि वर्ल्ड में गेम चेंजर होने वाला है, जहां भारत अपना क्या करने वाला है, नया एक रूट ढूंढा है जो यूरोप पहुंचने का, मतलब रूस के साथ यूरोप में जितने देश हैं वहां तक अपना सामान पहुंचाने का एक नया रूट का जो फाउंडेशन किया वो बहुत जरूरी था, क्योंकि ईरान को बहुत ज्यादा घमंड हो गया था। और अब जब बाबुल मंदेब और स्वेज नहर से होकर गुजरते जहाँ बहुत ज्यादा टैक्स, और सोमालिया और हैती विद्रोही से होकर गुजरना पड़ा, सोमालिया डाकू बहुत खतरनाक, बड़ी मार मारते हैं, मारते तो ज्यादा है, बस लूट लेते हैं ना। भारतीय यहाँ पे आर्मी है, भयंकर मार मारी थी सोमालिया डाकू, भयंकर मार, मतलब तबाह करके मारा था, मतलब प्रणाम करने लगा था भगवान छोड़ दो, अब नहीं हो पाएगा, इतना मार मारा था। बाहर का जहाज पकड़ लिया सोमालिया डाकू, इंडियन आर्मी वहां पहुंची और दे मार, मतलब क्या बोलना, जैसे कि चोर सबको कैसे पकड़ा था, गांव में चोर देखिए, चोर पकड़ा गया ना सभी हाथ साफ कर लेगा, कोई लोग को पता भी नहीं क्या कहानी है, लेकिन फिर भी मार के चल जाए, बाद में पूछेगा की होलो ना, बाद में उसको पता चलेगा अच्छा ये बात था, ठीक है, हाथ साफ करके चलेगा, वही कहानी वहां पे हो गया था, भयंकर मार मारा था उसको। आइए अब बात करते हैं। ठीक है, पहले जो इंडिया का रिलेशन होता था क्या होता था, डिस्टेंस मेंटेन करना था, दोनों देश से डिस्टेंस, जैसे आपको रसिया से भी डिस्टेंस मेंटेन करना है, अमेरिका से भी डिस्टेंस मेंटेन, हर देश के साथ यही चलता था, डिस्टेंस मेंटेन होता था ना। तो धीरे धीरे रिलेशन चल रहा था, ऐसे ही चल रहा था। अब पहले के समय में क्या होता था कि इतना सोशल मीडिया, इतना जागरूकता नहीं था, इतना टीवी जियो वगैरह नहीं आया था कि नेट आपके पास, यूट्यूब हाथ में हो, आपको कौन कहाँ गया सब पता चले, प्रधानमंत्री के विदेश दौरा पे है कहाँ है ये पता चले, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता था। लेकिन आपको पता 2016 में जियो के आने के बाद क्या हुआ, भयंकर क्रांति आई है, फ्री में उन्होंने नेट को बांट दिया, तो क्या हुआ, भयंकर क्रांति आया। इस क्रांति से क्या हुआ, पूरा पूरा भारत में क्या हुआ, रिवोल्यूशन आया, डिजिटल रिवोल्यूशन आ गया। और इसके बाद क्या हुआ, लोगों के हाथ में सब चीज हो गया ना, एक छोटा सा मोबाइल लीजिए और सारा कांड आप कर सकते हैं। तो अब जो हम लोग का प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं, किसी देश का दौरा करते हैं, सारा बात आपको पता चलता है। ठीक है, अभी एक कहानी सुनिएगा कि जैसे 2024 का चुनाव से पहले क्या हुआ था, नरेंद्र मोदी इजराइल गए। अब इजराइल गए तो इजराइल गए और इजराइल से आए, फिर क्या किया, वहां फिलिस्तीन भी गए। तो देखिए इजराइल से भी हम लोग का अच्छा रिलेशन है, फिलिस्तीन से भी अच्छा रिलेशन है, इजराइल से अच्छा रिलेशन, साथ ईरान से भी अच्छा रिलेशन है। और आपको पता है ईरान और अमेरिका में भयंकर मार है, दुश्मनी चलता है, तो ईरान से भी हम लोग का अच्छा रिलेशन है, अमेरिका से भी अच्छा रिलेशन है। अब डोनाल्ड ट्रंप वहां का बन गए प्रेसिडेंट, तो और अच्छा रिलेशन होने वाला है। आपको पता है हाल ही में जो बाइडेन ने क्या किया था, नरेंद्र मोदी को बुलाया था, लेकिन नरेंद्र मोदी एकदम जहां बोल रहे हैं वहां सोचिए इंडिया का प्रतिनिधित्व वाला आदमी को बोल रहे हैं, मतलब 140 करोड़ आबादी का बात कर रहे हैं, उनको बुलाया, वहां भव्य स्वागत किया गया। ठीक, यही कहानी क्या होता था कि जब आप किसी प्रधानमंत्री को जाते हुए सुनते हैं, और जब प्रधानमंत्री आपका 140 करोड़ का आदमी का बात रखता है किसी दूसरा देश में पूरा कॉन्फिडेंस के साथ, तो उनको भी लगता नहीं बा कुछ तो दम है, भारत में कुछ तो खास हो रहा है। अब भारत भी उसी तरह से डेवलप कर रहा है, जब बाहर के प्रधानमंत्री आते हैं तो यहाँ पे
जो छोटे छोटे कस्बे के लोग होते हैं, जैसे कि कोई चाट का ठेला लगाया, कोई चाउमीन बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो जब ऑनलाइन पेमेंट लेता है तो वो जब देखते हैं, जैसे आपने नरेंद्र मोदी का बिल गेट के साथ इंटरव्यू देखा होगा ना, बातचीत देखा होगा, उसमें वो दिखाते हैं ऑनलाइन पेमेंट वाला, ये खास ऐसे ऐसे होता है, क्यूआर कोड स्कैन कीजिए आपका चल जाएगा। तो सोचिए वो क्या माइंडसेट लेके जाते हैं कि छोटा छोटा आदमी यहाँ पे क्या डिजिटल हो चुका है ना, तो वो उसका लगता है कि हाँ बाप रे डिजिटल इंडिया कितना फेमस है, कितना यहाँ पे लोग डेवलप कर रहे हैं, तो ये खास बनाता है। तो यहाँ से हम लोग का इमेज क्या होता है, अच्छा बनते जा रहा है ना। यही कहानी क्या था जापान और साउथ कोरिया में। अब होता क्या था, लोग दोनों को बैलेंस करने के लिए साथ में चल जाते थे, कभी आप जापान चले गए फिर साउथ कोरिया, साथ ही साथ दोनों का दौरा होता था। लेकिन उनका क्या माइंडसेट है कि आप आइए तो मेरे पास अकेले आइए, और साउथ कोरिया आइए साउथ कोरिया अकेले आइए, उनका ये माइंडसेट है। तो नरेंद्र मोदी सरकार ने यही किया, मोदी जब गए जापान अकेले गए, लेकिन साउथ कोरिया नहीं गए, और सब देश में गए लेकिन साउथ कोरिया नहीं गए। जब वो साउथ कोरिया गए जापान नहीं गए, और सब देश में गए लेकिन जापान नहीं गए। उनको लगा हाँ ये आदमी समझदार, ये खास काम कर रहा है। ठीक, अभी रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, ठीक है, रशिया ने तेल का दाम दिया गिरा के। अब भारत क्या करता, मिडिल ईस्ट पे डिपेंड था कि तेल वहां से हमको लेना है, ईरान से लेना है, सऊदी से लेना है, तो वहां का रेट हाई है, वो तेल का दाम कम करने के तैयार नहीं। अमेरिका बहुत मना कर रहा था कि नहीं रसिया से तेल मत लो मत लो मत लो, लेकिन भारत बोला हमको 140 करोड़ जो लोग हैं उनका यदि हमको महंगाई को मेंटेन करना तो हमको रसिया से तेल लेना पड़ेगा, और 140 करोड़ का प्रॉफिट देखने के लिए क्या करना पड़ा, हमको अमेरिका से बिना डरे वहां से तेल लेना पड़ा। पहले यही चीज हो जाता था कि वो मजबूरी होता था वहां पे लेना, मजबूरी क्या होता था वहां पे लेना। एक टाइप का आपको बात बताते हैं, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में मार हो रहा था, विवाद हो रहा था, ठीक है, तो भारत का में क्या हुआ था, महंगाई का दर बढ़ गया, थोड़ा सा महंगाई क्या हुआ था, बढ़ गया था। तो हम लोग का प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो ठिकरा उनके ऊपर फोड़ दिए कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में मार हो रहा है, इसलिए भारत की आर्थिक स्थिति पे भी प्रभाव पड़ा, जिस वजह से आपको महंगाई की मार झेलना पड़ रहा है। ठीक, तो पहले का टाइम ऐसे ही था, भारत बहुत गरीब हुआ करता था, यहाँ महंगाई बहुत ज्यादा था, करप्शन बहुत बढ़ा हुआ था। डिजिटल आने से क्या हुआ, करप्शन थोड़ा घटा है, डिजिटल आने से करप्शन थोड़ा घटा है, क्योंकि देखिए आपको आज डीबीटी के बाद डायरेक्ट खाता में पैसा आता है, ये आपको जैसे कि मैया योजना मिलता 2500 रुपया, जब डीबीटी नहीं होता तो आपको 25,000 खाता में नहीं मिलता, 500 आता, 2000 तो उधर ही खा जाता लोग, इतना समस्या था। तो वो 2000 जो खा जाता तो वो आपका खाता में मिला, इससे क्या हो रहा है, काम हो रहा है, पीएम किसान मिलता है, उसका 2000 आपके खाते में मिलता है, तो इससे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब ये सारा चीज जब पूरा दुनिया देखती है तो उनको लगता है वाह इंडिया क्या है, कुछ तो खास कर रहा है। इससे हमारा जो फॉरेन पॉलिसी क्या रहा है, डेवलप हो रहा है, इससे क्या रहा है, उनका फॉरेन पॉलिसी डेवलप हो रहा है, लोग हम लोग का वैल्यू बना रहे हैं, वैल्यू समझ रहे हैं कि इंडिया क्यों जरूरी है। आपको समझ में आ रहा है इंडिया क्यों जरूरी है, क्योंकि इंडिया जो है अब धीरे धीरे विश्व गुरु की ओर आगे बढ़ते चल रहा है, और दुनिया को क्या कर रहा है, जैसे कि अब कहीं भी मार होता है, दो देशों के बीच मार हुआ, आपदा आया, तो भारत सबसे पहले मदद करने पहुंचता। पहले ये काम किसका था, वेस्टर्न ग्रुप का था, जो अमेरिका हुए, इंग्लैंड हुए, फ्रांस हुआ, जर्मनी, ये लोग मदद करता था। लेकिन भारत अब बीड़ा उठाया, कहीं भी मार होगा हम अपना भेजेंगे। ठीक, पहले हमारा तिरंगा का उतना लोगों को पावर पता नहीं था। आपको पता है कि इजराइल और हमास जो मार हो रहा था, वहां पे एक पाकिस्तानी अपना तिरंगा, भारत का तिरंगा झंडा लेके छुप के उससे निकलना चाह रहा था। तो सोचिए तिरंगा झंडा कितना पावर था, ये पावर को दिखाना जरूरी था पूरा दुनिया को कि भारत भी एक शक्तिशाली देश है, अपना पावर, अपना जो देश का हित में जो है वो काम करना ही जरूरी होता है। ये हम लोग का जो भारत अब करने जा रहा है, पहले के समय में ये नहीं हो पाता था। आपको पता है गरीबी सबसे बड़ा चीज है, पॉपुलेशन बहुत बड़ा चीज है भारत को, ये जो फॉरेन पॉलिसी था इसको इफेक्ट करने में। अब धीरे धीरे सारा चीज क्लियर हो रहा है, लेकिन हाँ लंबा समय लगा। आप पंडित जवाहरलाल नेहरू को वो समय को भूल नहीं सकते, जब आजादी के बाद उन्होंने देश को संभाला। आप जो है लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद में उनका जो देहांत हो गया, उसको नहीं भूल सकते हैं। ठीक, इंदिरा गांधी 1971 पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करना, भारत को विश्व में एक अलग ख्याति में पहुंचाता है। ये सारा बात आपको जोड़िएगा तब यहाँ तक जो आप पहुंचे हैं 2025, जो इतना डेवलप इंडिया आप देख पा रहे हैं, ये उस सब चीज का मेहनत है। और हम लोग का फॉरेन पॉलिसी आज हम लोग बात कर पा रहे हैं क्लियरिटी के साथ, तो आज आपको ये क्लियर समझ में आ रहा है। तो किसी का जो कंट्रीब्यूशन को भुलाया नहीं सकते। आज के समय में क्या होता है, क्लियर हो पाता है सोशल मीडिया की वजह से, टीवी चैनल, पत्रकार, मीडिया की मदद से आपको क्लियर हो पाता है कि हाँ ये स्टेट हमारे साथ है। ठीक, अब क्या कर रहा है भारत, सबके साथ क्लोजर का रिएक्शन बना रहा है ना। पहले क्या था, डिस्टेंस मेंटेन करना, लेकिन अब डिस्टेंस नहीं, क्लोज। अब अमेरिका भी गए, जो बाइडन से एकदम पूरा अच्छा से मिल के आए, वो भी ठीक खुश है। अब रसिया गए, पुतिन से मिल के आए। यूक्रेन जाइए तो वहाँ का जो जेलेंस्की साहब है उनसे मिल के आइए। ईरान गए, ईरान का प्राइम मिनिस्टर से मिल के। हर जगह क्या करें, दोस्ती बढ़ाते जा रहे हैं, हम सबको मिलते जा रहे हैं। अब इस तरह से क्या हुआ, पूरा दुनिया में होड़ लग गया है, सब भारत से मिलना चाहता है, भारत आना चाहता है, लोग देखना चाहते हैं। 26 जनवरी का परेड, इंडोनेशिया के जो प्रधानमंत्री थे वो आना नहीं चाह रहे थे, एक बार भारत ने उनको बोला कि हाँ आ जाइए, तो ना नुकुर कर फिर मान गए, नहीं भारत है मानना पड़ेगा ना। तो इंडोनेशिया से फिर बात हो गया डील का, अभी क्या देने वाले हैं हम उनको, ब्रह्मोस मिसाइल देने वाले हैं इंडोनेशिया को। अब देखिए चाइना क्या हम लोग का दुश्मन है, और इंडोनेशिया चाइना में बनता नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रह्मोस दे रहे हैं ना, ईएमआई पे बांटते हैं।
ईएमआई पे ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और चाइना पे मारो, चाइना को क्या करो, मारो। तो इस तरह से हम लोग क्या रहा है, फॉरेन पॉलिसी बन रहा है। अब छोटे देशों का भारत के ऊपर क्या रहा है, भरोसा धीरे धीरे बनते जा रहा है। अब भारत जितना डेवलप करेगा तो भारत अकेले नहीं डेवलप करेगा, विश्व को भी डेवलप करेगा। हम लोग बात करते हैं विश्व कल्याण का, कभी भारत का कल्याण हो ऐसा नहीं बात बोलते, हम लोग क्या बोलते हैं, विश्व का कल्याण। विश्व का कल्याण होगा तो भारत का भी कल्याण हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा फॉरेन पॉलिसी समझ में आएगा। इंडिया का शुरुआत से लेके अभी तक का कथा पूरा अच्छा से आपको दिमाग में अटा होगा कि हाँ भारत कैसे अपना फॉरेन पॉलिसी को मेंटेन कर रहा है, अभी कैसा चल रहा था, पहले कैसे चल रहा था। गरीबी आपका इफेक्ट समझ में आया होगा, पॉपुलेशन का इफेक्ट बहुत अच्छा समझ में आया होगा, जनसंख्या बहुत बड़ा समस्या है भारत के लिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।